गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा बीएससी का क्वांटम मैकेनिक्स का जो पेपर चल रहा था उसमें हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया था और उसको हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। अब जो हमारा अगला आपका एक्सपेरिमेंट है कॉम्पटन इफेक्ट, उसको आज पढ़ना है अच्छी तरीके से। देखिए, जानने के लिए बहुत कुछ है इस कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट में, और ये क्यों मतलब हुआ, क्या इसके पीछे की कहानी रही। तो देखिए, सबके पीछे की अभी कहानी केवल यही चल रही है कि लाइट को स्टेबलिश करना है। किस फॉर्म में? पार्टिकल फॉर्म में। लाइट को किस फॉर्म में? स्टेबल करना है, अब पार्टिकल फॉर्म में। देखिए, पहले पार्टिकल थ्योरी आई, न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई वो थी, फिर उसके बाद वेव थ्योरी आई, अब फिर दोबारा से कौन सी थ्योरी आई? पार्टिकल थ्योरी आई। इसके बाद हम एक लेक्चर उस पर करेंगे कि कैसे पूरी लाइट का ओरिजिन हुआ, किस तरीके से लाइट की थ्योरीज आई। फिलहाल तो आज हमें कॉम्पटन इफेक्ट को देखना है, और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या कॉम्पटन साहब ने प्रूव किया। कॉम्पटन साहब ने ये प्रूव किया कि जो आपकी एक्सरे है वो भी क्या रखती है? मटेरियल कैरेक्टर रखती है। या फिर जो आपकी गामा रेज हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो क्या रखती हैं? वो देखिए, इससे पहले आइंस्टीन ने क्या प्रूफ किया था? आइंस्टीन ने भी क्या बोला था कि जो लाइट है हमारी, वो उन्होंने किस फॉर्म में ली थी? पार्टिकल फॉर्म में ली थी। यहाँ भी जो ये एक्स-रे जो यहाँ पर इंसिडेंट करवाई है, ये भी कौन सा कैरेक्टर शो करेगी? पार्टिकल कैरेक्टर शो करेगी। यही कॉम्पटन ने बताया। आपको मेनली केवल यही चीज़ इसमें सीखने को मिलेगी कि जो हमारी एक्स-रे है उसके पास कौन सा कैरेक्टर है? पार्टिकल कैरेक्टर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मतलब देख लेते हैं कि ये क्या अरेंजमेंट है, किस तरीके से। देखिए, यहाँ कोई ग्रेफाइट का मटेरियल रखा हुआ है। ये कोई ग्रेफाइट का मटेरियल है, काफ़ी बीच में ग्रेफाइट का मटेरियल है। यहाँ से हमने एक्सरे भेजी, कॉम्पटन साहब ने एक्सरे भेजी। ये आपकी एक्सरे है। जैसे ही एक्सरे इस ग्रेफाइट के मटेरियल पे इंसिडेंट करती है, तो देखिए, अगर ये वेव कैरेक्टर यहाँ पर शो करती तो ये इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती। बट यहाँ क्या बिहेवियर देखा गया लाइट का, जो ये लाइट कह रहा हूँ, जो ये एक्सरे आ रही थी, यहाँ क्या बिहेवियर इसका देखा गया कि जैसे ही ये ग्रेफाइट मटेरियल पर पड़ी, तो यहाँ पर जो इस ग्रेफाइट मटेरियल में हमने, देखिए, इसमें कुछ एजम्पशंस भी हैं। एजम्पशन क्या है? जैसे जो ग्रेफाइट मटेरियल है, इसमें हमने जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसको क्या मान रखा है कि वो जब इंसिडेंट हो रहा होगा ये एक्सरे रेडिएशन, तो उसमें क्या पड़ा होगा? रेस्ट में पड़ा होगा। वो फ्री भी होगा, वो बाउंड नहीं होगा। कुछ एजम्पशन हमें लेने पड़ेंगे। तो वो एजम्पशन मतलब ऑलरेडी हम ले चुके हैं, वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या एजम्पशन है जब थ्योरी में बताऊंगा। अभी आपको केवल क्या जानना है कि यहाँ पर इस ग्रेफाइट मटेरियल में क्या एक इलेक्ट्रॉन से आके ये एक्सरे टकराएगी। अच्छा, ये एक्सरे टकराएगी, टकराने के बाद देखिए क्या होगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ था, जो अभी साइलेंट पड़ा हुआ था, ठीक, वो क्या होगा? निकल के बाहर आ जाएगा मटेरियल से, और क्या हो जाएगा? चल देगा किसी भी वेलोसिटी से। उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। और देखिए, इस रेडिएशन का कुछ हिस्सा क्या कर जाएगा? स्कैटर कर जाएगा। मतलब क्या हुआ? जो इंसिडेंट रेडिएशन पड़ा उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दिया और खुद भी क्या हो गया? स्कैटर हो गया। यहाँ कुछ इस तरीके का हो रहा है जैसे आपका बॉल का कोलिजन होता है, या फिर मैं बोलूँ कि आपने क्या किया है, आपने दो मार्कर्स को लिया और इस तरीके से फेंक दिया, इनके बीच में जो कोलिजन हुआ तो एक दोनों स्कैटर। आपने ऑब्लिक कोलिजन पढ़ा होगा। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता था कि दो चीज़ें स्ट्राइक करती थी और किसी थीटा एंगल पर दोनों चली जाती थी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ कहानी हो रही है। अगर देखिए, यहाँ पर वेव कैरेक्टर होता तो वेव क्या हो जाती? वेव एक्स-रे ये क्या हो जाती? रिफ्लेक्ट हो वापस हो जाती। बट यहाँ क्या हो रहा है? स्कैटरिंग फिनोमेना देख रहा है। तो कॉम्पटन साहब ने इसी को नोट किया, इस चीज़ के ऊपर पूरा अपना जो रिसर्च पेपर दिया। 1923 में ये मतलब कॉम्पटन साहब ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा की थी, और 1927 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो देखिए, ये क्लियर है पूरा apparatus आपका। ये क्या है? ये हमारी एक्सरे है। एक्सरे इंसिडेंट बीम क्या है? ये एक्सरे है। गामा रे भी हो सकती है। कॉम्पटन साहब ने एक्सरे से किया था। मतलब कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी जिसके पास हाई एनर्जी रेडिएशन हमें यहाँ पर चाहिए। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में यही डिफरेंस है। सबसे बड़ा तो यही डिफरेंस है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था कि उसकी एनर्जी एज कम्पेयर टू कॉम्पटन इफेक्ट में जो हमने रेडिएशन लिया है उसके कंपैरिजन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो रेडिएशन थी उसकी एनर्जी कम होती थी, या फिर हम बोल दें उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती थी। यहाँ क्या लेना है, हमें हायर एनर्जी के रेडिएशंस लेने हैं। तो हायर एनर्जी के हमने रेडिएशन लिए, ये यहाँ पड़े और ये स्कैटर हो गया कितने फाई एंगल पर, और इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया क्या थीटा एंगल पर। अब देखिए एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं कि क्या कहानी है। इन 1923 A.H. Compton observed the change in wavelength of a photon of high frequency radiation। अब देखिए हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन में दोनों हैं, एक्स रे भी है और गामा रे भी है। आफ्टर कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन विच वॉज एज्यूम्ड टू एट रेस्ट। देखिए क्या देखा गया, कॉम्पटन साहब ने क्या देखा 1923 में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जब हायर फ्रीक्वेंसी कोई रेडिएशन आ रहा है, जब यहाँ पर पड़ रहा है तो वो स्कैटर कर रहा है। स्कैटर करने में क्या हो रहा है कि उस वेव के पास, या फिर मैं बोलूँ जो रेडिएशन आया था उस रेडिएशन के पास पहले से तो कम एनर्जी है, पहली चीज़ तो ये, और जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में पड़ा था उसको उसने बाहर निकलवा दिया। तो जो कम एनर्जी है उसके पास वो कहाँ गई होगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, या फिर मैं बोल दूँ काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करवाने में चली गई होगी। यही कॉम्पटन साहब इस पॉइंट में कह रहे हैं। देखिए क्या, हायर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आफ्टर कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन विच वॉज एज्यूम टू बी एट रेस्ट। हायर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आया और इलेक्ट्रॉन में पड़ा, जो कहाँ पड़ा हुआ है, रेस्ट में पड़ा हुआ है। अब क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखिए पहला पॉइंट क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज हायर। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमें क्या रखनी है सबसे ज़्यादा, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यही आप याद रखिए कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए, या फिर मैं बोलूँ इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। दूसरा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज लार्जर देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन। देखिए जो यहाँ पर एक्सरे आ रही है, एक्सरे किस फॉर्म में अब मतलब लेनी पड़ेगी, या फिर उन्होंने कॉम्पटन साहब ने ली थी एक्सरे आपको पार्टिकल फॉर्म में, मतलब फोटोन्स आ रहे हैं फोटोन फॉर्म में, ये एक्सरे हमने लिया है। तो फोटोन आ रहे हैं और यहाँ टकरा रहे हैं, फोटोन टकरा रहे हैं, फोटोन स्कैटर कर रहे हैं। अब देखिए जो आ रहे हैं फोटोन उनकी वेवलेंथ क्या है, जा रहे वाले फोटोन से कम है। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको लैम्डा बोल दूँ, इसकी वेवलेंथ को लैम्डा बोल दूँ और यहाँ पर लैम्डा डैश बोल दूँ, तो देखिए लैम्डा डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैम्डा। ये कहानी है, ये कौन सा सेकंड पॉइंट बता रहा है। ऑब्वियस सी बात है लैम्डा बड़ा भी होगा। क्यों बड़ा होगा, कारण क्या है, देखिए जितना ज़्यादा लैम्डा छोटा उतनी ज़्यादा एनर्जी, मतलब लैम्डा जितना छोटा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा। अब फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा एनर्जी, ठीक। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्सली रिलेशन होता है। यहाँ पर लैम्डा बड़ा तो फ्रीक्वेंसी कम, मतलब इस रेडिएशन की जो रेडिएशन स्कैटर हुआ है इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी भी कम होगी। अब एक और चीज़ जान लीजिए कि जो ये रेडिएशन स्कैटर हुआ है, इस रेडिएशन में दोनों वेवलेंथ मिलती हैं, एक ये भी मिलती है और एक इससे दोनों फ्रीक्वेंसी मिलती हैं, एक ये भी मिलती है और एक इससे लोअर वाली भी फ्रीक्वेंसी मिलती है। मतलब एक देखिए जो फ्रीक्वेंसी स्कैटर नहीं होती है, जो फ्रीक्वेंसी स्कैटर होने पे नहीं बदलती है, हम उसको बोलते हैं अनमॉडिफाइड रेडिएशन, ठीक है। जो रेडिएशन नहीं बदल रहे हैं वो मॉडिफाइड नहीं हुए तो उनको अनमॉडिफाइड बोल दिया। और जिन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, ज़्यादातर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई होगी, तो जिन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है उनको हम बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिएशंस। अभी उनके बारे में भी पता चलेगा, अभी जब हम इसकी मैथमेटिकल पोर्शन पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कहानी चल रही है। तीसरा पॉइंट देखिए, लॉस ऑफ एनर्जी इन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड फोटोन गोज टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। देखिए लॉस ऑफ एनर्जी इस इंसिडेंट, जो इंसिडेंट आपका रेडिएशन है इसकी एनर्जी में लॉस हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं स्कैटर्ड जो रेडिएशन है इसकी एनर्जी में लॉस हुआ। वो लॉस गया कहाँ, वो लॉस इस इलेक्ट्रॉन की, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, इजेक्ट हुआ है, इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में चला गया। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा था कि फोटोन गिरा मटेरियल की प्लेट पर और जो इलेक्ट्रॉन है उसने उस फोटोन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया पूरा। एक फोटोन को एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता था, ठीक। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट कर जाता है। अगर वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा
वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी लेकर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल के गिर पड़ेगा। वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता था। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें आया 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 फोटोन टकराया, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ पूरा, यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हुआ। कुछ एनर्जी उसने इस इलेक्ट्रॉन को दे दी कि जाओ तुम निकलो, फूटो बाहर, घूमो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल आया, घूम रहा है, और कुछ एनर्जी जो बची थी उसको लेकर वो क्या हो गया, स्कैटर हो गया। ये कहानी चल रही है यहाँ पूरी। अगला पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म बट इट इज मोर इन डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। देखिए यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, इंटेंसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, बदल रही है, ठीक। तो यहाँ पर जो भी हमारे रेडिएशन मिक्स हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटीज जो हैं वो क्या हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं है, उनकी इंटरमिक्सिंग यूनिफॉर्म नहीं है। बट हाँ इतना हम कह सकते हैं, इट इज़ मोर इन द डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। सबसे ज़्यादा किधर होगी, स्कैटर्ड रेडिएशन, ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा इधर ही होगी जिधर रेडिएशन क्या हुए हैं, स्कैटर हुए हैं। तो ये हमारे चार कुछ मतलब 4 पॉइंट बोल सकते हैं कि ये आपके कॉम्पटन के 4 पॉइंट थे। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले किस में पड़ा हुआ था, रेस्ट में पड़ा हुआ था। तो इनिशियल एनर्जी उसके पास कितनी थी, m0c², जो उसका मास है, और c वेलोसिटी से अंदर भाग रहा होगा वो, ठीक। अच्छा आप ये मत समझना कि वो रेस्ट में पड़ा हुआ तो उसके पास एनर्जी नहीं है, रेस्ट में भी एनर्जी है उसके पास इतनी, बट मोमेंटम क्या उस टाइम पर 0। जब इंसिडेंट रेडिएशन आकर उससे टकराया, इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद देखिए फाइनल एनर्जी उसके पास कितनी हो गई, इतनी हो गई, ई फाइनल। ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है। अब देखिए रिलेटिविस्टिक एनर्जी हमने यहाँ पर क्यों ली है, कारण क्या है कि जो एक्सरे है इसके पास, इसके फोटोन्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसे कहाँ तक भगा देता है, बहुत तेज़ी से निकालता है, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का कोई फैक्टर, जैसे 50% स्पीड ऑफ लाइट की, या फिर हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट का 90%, या फिर स्पीड ऑफ लाइट का 80%, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो एनर्जी हम लोग लेते हैं वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी लेते हैं। निकलने के बाद इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाएगा, वो मोमेंटम हमने क्या ले लिया, पी ले लिया। अब स्कैटर्ड फोटोन का देखिए, स्टार्टिंग में एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन की, जब ये रेडिएशन इंसिडेंट हुआ है जिसके पास एनर्जी h न्यू है और जिसके पास मोमेंटम h न्यू बाई c है, ये स्कैटर हुआ तो इसके पास कितनी एनर्जी है बची, h न्यू डैश, और मोमेंटम कितना बचा, h न्यू डैश बाई c। फाई एंगल से स्कैटर हो रहा है, ये थीटा एंगल से जा रहा है। ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है क्योंकि अभी मैथमेटिकल जो इक्वेशन बनेगी उसमें ये यूज़ होंगी। तो मेरे हिसाब से थ्योरी आपको क्लियर होगी कि क्या क्या कहानी हुई और क्यों हो रही है। सबके पीछे रीज़न एक, क्या रीज़न, कि लाइट को इनको स्टेबल करना है। किस फॉर्म में, कि लाइट क्या है, पार्टिकल, या फिर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, ये भी क्या नेचर रखते हैं, पार्टिकल नेचर रखते हैं। मतलब जो एक्सरे है वो भी फोटोन फॉर्म में चल रही है। आप फोटोन की पिक्चर कुछ इस तरीके से मत डालिए कि फोटोन क्या है, फोटोन जहाँ पड़ेंगे किसी चीज़ को चमका देंगे और वो चीज़ हमें दिख जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जो विजुअल रेडिएशन केवल वही फोटोन से बने हों। सारे रेडिएशन, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितना आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, गामा रेज से, रेडियो वेव्स, और उससे नीचे हीट वेव्स तक जाती हैं। सारे रेडिएशन किससे बने हुए हैं, फोटोन से बने हुए हैं, ठीक। सारे रेडिएशन फोटोन से बने हुए हैं। बस हाँ एक स्पेशल स्पेक्ट्रम जो हमारे पास है 400 से 750 760 नैनोमीटर तक, जो ये एक रेंज है वेवलेंथ की, इसके रेडिएशंस हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इसके भी रेडिएशंस उन्हीं फोटोन से बने होते हैं जो फोटोन से एक्सरे के रेडिएशन बने हुए हैं। बस इन रेडिएशन के जो फोटोन होते हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि वो एक्सरे के फोटोन है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इनके पास एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट वो वाले रेडिएशन जो हमें दिखते हैं, जो विजुअल लाइट के होते हैं, उनकी फोटोन की एनर्जी क्या होती है, इन वालों से कम होती है। बट बनते वो भी फोटोन से हैं, बनते ये भी रेडिएशन फोटोन से हैं। ये क्या चल रहा है, ये सब बस लाइट का पार्टिकल नेचर पे, कि यार लाइट जो है ना वो वेव नेचर रखती है। अब ये लोग बता रहे हैं कि पार्टिकल नेचर भी रखती है। बाद में क्या होगा कि सब आपस में दोनों सेटिस्फाई करेंगे कि भाई एक काम करते हैं, हमें दोनों नेचर लेके चलने पड़ेंगे लाइट को, तभी हम किसी चीज़ को बता पाएंगे। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ था कि लाइट को हमने दोनों नेचर लिए थे, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी ले रहे थे, तब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन होकर आया था। वैसे ही अब यहाँ लगे ये सारी चीज़ें वहीं पर चल रही हैं। चलिए देखते हैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस। देखिए ये डायग्राम समझिए ज़रा। ये स्कैटर्ड फोटोन को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ,
और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये एंगल हमारा कितना है, फाई है, ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है। तो देखिए अब इसके पास मोमेंटम कितना है, p है, फाइनल मोमेंटम। इनिशियली तो इसके पास कितना था, 0 था। इनिशियल एनर्जी इसके पास कितनी थी, रेस्ट मास एनर्जी m0c² ये थी। बाद में इसके पास जो एनर्जी आएगी वो इतनी आएगी, फाइनल एनर्जी, रिलेटिव स्टिक एनर्जी आ जाएगी। या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि जो ई फाइनल होगी वो mc²। ये m क्या है यहाँ पर, रिलेटिव स्टिक मास। क्यों रिलेटिव स्टिक मास होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बहुत ज़्यादा है, हायर वेलोसिटी से निकलेगा, स्पीड मतलब लाइट की स्पीड के आसपास। तो देखिए अब यहाँ पर इस रेडिएशन का जो मोमेंटम है E = P = h/c, ये मोमेंटम। अब देखिए इस मोमेंटम के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या होगा, h/c cos phi, इधर क्या होगा, h/c sin phi, ठीक है। सेम इसके मोमेंटम के एक इधर कंपोनेंट होगा, एक इधर कंपोनेंट होगा। इधर क्या होगा, p sin थीटा, और इधर क्या होगा भैया, p cos थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि वेवलेंथ में शिफ्ट निकालना है कि कितना शिफ्ट हुआ वेवलेंथ में। मतलब इस और इस वेवलेंथ के यहाँ दोनों वेवलेंथ के बीच में चेंज कितना हुआ, वही शिफ्ट हो जाएगा जितना चेंज हुआ होगा, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमने लाइट को कैसा एज्यूम कर रखा है, सॉरी लाइट कह रहा हूँ, एक्सरे को कैसा एज्यूम, क्या किस तरीके का यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो एक्सरे है वो क्या पार्टिकल नेचर यहाँ पर क्या करेगी, शो करेगी। देखिए ये पता हमें बाद में चला था कि एक्सरे पार्टिकल नेचर शो करेगी जब ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, ऑब्जर्वेशन थी ये उनकी। लेकिन अभी हम लेकर चल रहे हैं तो पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो अगर पार्टिकल कोलिजन लेते हैं हम, तो हमेशा हम क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं, एनर्जी को कंजर्व करते हैं। तो कर देते हैं यहाँ पर। देखिए अब हम दो डायरेक्शन ले लेंगे। दो डायरेक्शन कौन कौन सी, एक डायरेक्शन हम लेंगे कौन सी, आपकी वर्टिकल, और एक डायरेक्शन लेंगे हॉरिजॉन्टल, और इन दोनों डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट है इन एक्स डायरेक्शन। अगर एक्स डायरेक्शन की बात करूं, केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में, देखिए इनिशियल मोमेंटम, जो इंसिडेंट रेडिएशन का मोमेंटम था, कितना था मेरे पास, p = h/c। तो p इनिशियल बराबर p फाइनल, यही तो हमें करना है। मोमेंटम कंजर्व है, तो मोमेंटम कंजर्व है पार्टिकल कोलिजन में। यहाँ पर हमें किस तरीके का कोलिजन मिलेगा, बॉल टाइप कोलिजन होता है जो। तो पार्टिकल, और यहाँ पर कोलिजन हमने कैसा एज्यूम किया है, या फिर कॉम्पटन साहब ने किस तरीके का एज्यूम किया था, आपका इनलास्टिक कोलिजन एज्यूम किया था। तो देखिए यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व हो गया, तो जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम हमें मिलना चाहिए, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो देखिए p इनिशियल हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी क्या है, पड़ा हुआ है, रेस्ट में पड़ा हुआ है। तो इनिशियल तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, 0 मोमेंटम है। तो इसका अगर मैं 0 लूँ, प्लस इसका मोमेंटम क्या है, h/c = देखिए अब फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, टकराने के बाद, टकराया तो टकराने के बाद देखिए अब ये एक मोमेंटम आ गया और एक इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम आ गया। दोनों के एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ गए, p cos थीटा प्लस h/c cos phi, ये हमारे पास आ गए। इसको उधर ले जाएं तो p cos थीटा = क्या आ गया, h/c कॉमन, न्यू माइनस न्यू डैश cos phi, ये आ गया। अब देखिए c का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, pc cos थीटा = h न्यू माइनस न्यू डैश cos phi। अब देखिए ये एक्स डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, मोमेंटम को कंजर्व कर दिया, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ गई। अब हम क्या करेंगे, बाई डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। देखिए बाई डायरेक्शन में क्या, इनिशियली कोई वाई डायरेक्शन में मोमेंटम है। देखिए इस इंसिडेंट रेडिएशन का भी एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम है, ठीक। वाई डायरेक्शन में ना तो इसका है ना तो इसका है। इनिशियली तो ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, इधर इसका तो मोमेंटम 0 है, ना कोई स्कैटरिंग हुई है, तो उसका मोमेंटम हमें मिलना नहीं है। इंसिडेंट रेडिएशन का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में है, तो अलोंग वाई डायरेक्शन अगर मैं बात करूँ, अलोंग वाई
वर्टिकल में बात करूँ तो पी इनिशियल हमारे पास कितना है, ख़त्म, 0। अच्छा पी फाइनल कितना है, तो देखिए पी फाइनल हमारे पास कितना है, इसका वाई में कंपोनेंट अगर हम ऊपर वाला पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाला हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ये है हमारा यहाँ से नीचे वाला नेगेटिव, तो पी फाइनल कितना होगा, देखिए एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई, ये वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस पी साइन थीटा। अब देखिए पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई माइनस पी साइन थीटा इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम लिख सकते हैं एच न्यू डैश अपॉन एच न्यू डैश साइन फाई इक्वल्स टू सी, इधर चला जाएगा तो पी सी साइन थीटा। और ये इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमें कुछ दिख रहा है, अब मैं ये हटा देता हूँ। ये आपका क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन से हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी है, क्या है। आप फ़ोटो बना लीजिए अपने नोट्स में। अरे देखिए हमारे पास अगर मैं इस इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का दोनों का होल स्क्वायर करूं और जोड़ दूं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई, सॉरी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, और इधर भी पी सी है इधर भी पी सी है, दोनों क्या हो जाएंगे कॉमन, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड देन ऐड, और फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस थीटा, इस इक्वेशन का स्क्वायर किया, फिर इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करना है, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर पी प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों जुड़ गए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई, इसका क्या स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश साइन फाई, इसका स्क्वायर। तो हमारे पास ये फाइनली जो इक्वेशन निकल के आएगी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर एच स्क्वायर अंदर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई का स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश साइन फाई का होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं खोल के अंदर। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू स्क्वायर माइनस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस सॉरी प्लस यहाँ पर आएगा माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। और ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट सेकंड और इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब देखिए हम यूज़ करेंगे आपका रिलेटिविस्टिक मास। यहाँ कारण क्या है, देखिए हमने एक मोमेंटम कंजर्वेशन करके इक्वेशन निकाल ली, अब हम एनर्जी का कंजर्वेशन करेंगे और वहाँ से इक्वेशन को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ जो एनर्जी होगी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के पास, वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगी उसके पास। कारण क्या है, मैंने आपको बताया था, वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास नियरली टू स्पीड ऑफ लाइट निकलता है पार्टिकल, बहुत तेज़ी से निकलता है, बहुत ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होती है। तो यहाँ एनर्जी कंजर्व करने के लिए अब हमें रिलेटिविस्टिक एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो अच्छा, रिलेटिविस्टिक एनर्जी
स्टार्ट करते हैं एनर्जी रिलेटेड किस तरीके से हम लोग लेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास आई है, ये कैसे आई होगी। ये आपके पास यहाँ पर रेडिएशन इस तरीके से पड़ रहा था और इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई और इधर क्या चला गया था, एक स्कैटर्ड फोटोन चला गया था। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू थी, यहाँ पर E इक्वल्स टू एच न्यू डैश थी, यहाँ पर E इक्वल्स टू m0c²। ये रेस्ट मास एनर्जी थी इसके पास। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में जो इसके गेन हुआ होगा वो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ही तो क्या होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ जो इसमें या फिर जो इसमें जितना इसने लॉस किया, मतलब इसके पास अगर मान लीजिए 100 जूल्स एनर्जी है और इधर स्कैटर लेके हुआ 90 जूल एनर्जी, तो ये 10 जूल कहाँ खर्चा होगी, 10 जूल इस इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए खर्चा होगी। तो मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। और ये आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा था, वर्क फंक्शन होता था। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, जितना एनर्जी होती है माइनस वर्क फंक्शन, तो वहीं से आया ये। तो काइनेटिक एनर्जी के ही हमारे पास कितनी आ जाएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की। इस इलेक्ट्रॉन जब ये निकलेगा तो इतनी काइनेटिक एनर्जी लेकर ये बाहर जाएगा। अब देखिए रिलेटिविस्टिक टर्म का मैं यूज़ करता हूँ, तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ये क्यों लिखा है मैंने फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ, वो यहाँ से निकल चुका, बाहर निकल चुका है, तो उसके पास वेलोसिटी बहुत हाई होगी। वेलोसिटी हाई होगी तो एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बन चुका होगा। तो अब उसके पास जो एनर्जी होगी E इक्वल्स टू के प्लस m0c²। और E क्या होती है, एक और फॉर्म होती है m0²c² प्लस p²c²। ये फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ से देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, E² इक्वल्स टू m0²c² प्लस p²c²। ये हमारे पास आ गया। अब E क्या है, E हमारे पास k प्लस m0c², इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू m0²c² प्लस p²c²। अच्छा, यहाँ k की वैल्यू रखते हैं। k की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी k की वैल्यू है आपकी, काइनेटिक एनर्जी है। तो k इक्वल्स टू क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। तो यहाँ पहले हम इसे खोल लेते हैं, k² प्लस m0²c⁴ प्लस 2 km0c² इक्वल्स टू m0²c² प्लस p²c²। देखिए ये सही लिखा है मैंने बिल्कुल, m0²c। ये देखिए यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पावर 4 है, तभी मैं कहूँ गलत कैसे हो रहा है, यहाँ पावर 4 है। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, आप लोग संभाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये उड़ गया। के हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसकी है, उस इलेक्ट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन निकल के गया है तो इतनी काइनेटिक एनर्जी को ही तो लेकर गया होगा, वही काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पुट की है। तो के का स्क्वायर ये प्लस 2 km0c² इक्वल्स टू p²c²। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, 4th। अब देखिए आपका इक्वेशन 3rd में भी p²c² इक्वल्स टू ये, इक्वेशन 4th में भी p²c² इक्वल्स टू ये। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, कंपेयर कर देंगे, कंपैरिजन करवा देंगे इन दोनों का। देखिए हमारे पास इक्वेशन 3rd और जो 4th है, इन दोनों देखिए दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इधर भी p²c² है, इधर भी p²c² है। तो दोनों को हम कंपेयर करा देंगे। जैसे ही कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
इक्वेशन थर्ड ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को कंपेयर किया, देखिए एच स्क्वायर ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, चेक कर लीजिए मेरे साथ साथ कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2h न्यू डैश कॉस फाई, यहाँ एच स्क्वायर होगा 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस स्क्वायर फाई और बच रहा है क्या, प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये इक्वल्स टू किसके होगा, इस इक्वेशन के होगा। इसको खोलेंगे तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2h प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस 2km0 c स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए कुछ चीज़ें उड़ जाएंगी यहाँ से, क्या कौन सी चीज़ें उड़ जाएंगी, एक ये ख़त्म और क्या उड़ जाएगा, और देखिए एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, तो ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बचेगा, तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, इसे रब कर देते हैं, देखिए कुछ नहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो फिजिक्स थी बस उतनी ही थी। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस फाई इक्वल्स टू माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस 2km0 c स्क्वायर, ये उधर चला गया। तो हमारे पास देखिए फाइनली क्या आ गया, 2h स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा, न्यू डैश माइनस न्यू डैश कॉस फाई इक्वल्स टू 2k की वैल्यू रख दो, h न्यू माइनस h न्यू डैश m0 c स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखिए न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, c इक्वल्स टू न्यू अपॉन लैम्डा, तो न्यू इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, c इंटू लैम्डा, ये आ जाएगा, सॉरी ये रिलेशन मैंने गलत लिख दिया, न्यू इंटू लैम्डा होता है, तो यहाँ से जो न्यू हमारे पास आ जाएगा, न्यू इक्वल्स टू c बाई लैम्डा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे न्यू की, तो एच स्क्वायर अंदर क्या, देखिए यहाँ से न्यू भी कॉमन आ जाएगा और न्यू डैश भी कॉमन आ जाएगा, तो न्यू डैश एक और बार कॉमन ले लेते हैं हम, अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस फाई इक्वल्स टू, यहाँ से h कॉमन, अंदर क्या बचा न्यू डैश m0 c स्क्वायर, h से एक h कैंसिल, तो h इंटू न्यू क्या है, न्यू देखिए न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा इंटू न्यू डैश क्या होगा, c अपॉन लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस फाई इक्वल्स टू, ये न्यू क्या होगा, c अपॉन लैम्डा माइनस न्यू डैश क्या होगा, c अपॉन लैम्डा डैश m0 c स्क्वायर। देखिए यहाँ से एच सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस फाई इक्वल्स टू, सी यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ सी स्क्वायर सी क्यूब हो गया, सी क्यूब m0 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश, ये सी क्यूब, ये यहाँ से एक सी बचा। h अपॉन लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस फाई इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गया
सी एम नॉट लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश। यहाँ इसको सॉल्व कर दिया। देखिए लैम्डा लैम्डा डैश से लैम्डा लैम्डा डैश उड़ गया, ये इधर क्या आ गया एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। यही क्या निकल के आया, देखिए लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो इंसिडेंट रेडिएशन और यहाँ से जो स्कैटर्ड रेडिएशन था, ये इसका जो लैम्डा डैश था और इसका लैम्डा था, इसकी वेवलेंथ क्या थी लैम्डा, इसकी वेवलेंथ क्या थी लैम्डा डैश थी। तो लैम्डा डैश क्या आ रहा था, बड़ा आ रहा था, किससे लैम्डा से। क्यों, स्कैटर्ड फोटोन का जो वेवलेंथ है वो बड़ा हुआ, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लैम्डा को बड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो लैम्डा को छोटा होना पड़ेगा, दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या निकल आया, ये मैं अगर बोलूँ तो वेवलेंथ के अंदर शिफ्ट निकल आई, तो इसे हम लोग डेल्टा लैम्डा लिख सकते हैं। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। तो देखिए यहाँ पर जो शिफ्ट है, शिफ्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो आपकी वेवलेंथ शिफ्ट है या फिर लैम्डा शिफ्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखिए स्कैटरिंग एंगल के ऊपर, फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए एच कांस्टेंट है, एम नॉट कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो 1 माइनस कॉस फाई, फाई क्या था हमारा स्कैटरिंग एंगल था। तो कितना शिफ्ट होगा ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसका स्कैटरिंग एंगल कितना होगा। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर है। ये है कॉम्पटन साहब की वेवलेंथ शिफ्ट जो कॉम्पटन साहब ने निकाली थी। और देखिए ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई है ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, इसको हम क्या बोल देते हैं लैम्डा नॉट, ये होती है कॉम्पटन्स वेवलेंथ। देखिए इसकी वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखे एच की वैल्यू रखते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। एम नॉट की वैल्यू रखेंगे इलेक्ट्रॉन की और स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे तो वो निकल के आता है। मैं आपको सीधा सीधा लिख देता हूँ। देखिए कुछ कैलकुलेशंस हैं, ये बहुत भारी कैलकुलेशन है। देखिए वैल्यू डालते हैं, एच की वैल्यू कितनी डालेंगे, एच की 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। एम नॉट 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg एंड सी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से निकल के आती है जो ये आपकी लैम्डा नॉट की वैल्यू है, ये निकल के आते हैं, लैम्डा नॉट की वैल्यू निकल के आती है 0.0242 एंगस्ट्रम। ये वैल्यू आपकी निकल के आती है। अब देखिए हमारे पास जो लैम्डा डैश आया है डेल्टा लैम्डा, वो आपके पास कितना आ गया 0.0242 माइनस कॉस फाई, ये आपके पास आ गया। फाइनली जो कॉम्पटन का वेवलेंथ शिफ्ट का फॉर्मूला था ये आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि डेल्टा लैम्डा क्या है, यहाँ पर है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0.0242 माइनस कॉस फाई। तो यहाँ पर लैम्डा डैश क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 0.0242 माइनस कॉस फाई, ये आ गया हमारे पास। तो देखिए लैम्डा डैश हमेशा बड़ा निकलेगा लैम्डा से, क्योंकि लैम्डा में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। कॉस यहाँ पर क्या वैल्यू ले सकता है, या फिर तो 0 ले सकता है या फिर -1 लेगा। अगर -1 लेगा तब भी ये ऐड होगा इसमें लैम्डा में, और अगर 0 लेगा तब भी क्या हो जाएगा, ये ऐड होगा। लेकिन जब कॉस यहाँ पर 1 वैल्यू लेगा तो देखिए लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रेडिएशंस। अब यहाँ से कहानी क्लियर होगी कि ये मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रेडिएशंस क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 स्पेशल केस हम बनाते हैं। 3 केस कौन कौन से बनेंगे। पहला केस आपका बनेगा इफ़ फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर फाई हमारे पास 0 डिग्री है, ये फाई जो ये स्कैटर्ड एंगल था आपका, ये और ये जो आपका फाई था, ये इक्वल्स टू 0 डिग्री है, मतलब जो स्कैटरिंग हुई है वो इसी डायरेक्शन में हो गई है।
इंसिडेंट की डायरेक्शन में ही स्कैटरिंग हुई है। अगर ऐसा हुआ फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री आ गया तो देखिए लैम्डा हमारे पास लैम्डा डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 0.0242 0.0242 1 माइनस, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1, ये क्या हो गया 0 हो गया, तो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा। देखिए क्या यहाँ पर जो हमने इंसिडेंट रेडिएशन दिया था, इंसिडेंट रेडिएशन ये था और इसकी वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा थी, इसकी वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा डैश थी। अगर ऐसा हुआ तो मतलब कहानी क्या हो रही है, क्या इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ में कुछ भी चेंज हुए हैं, नहीं हुए हैं, नहीं हुए। देखिए लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा निकल रहा है। अगर ऐसा निकलता है तो मैंने आपको क्या बताया था, कुछ हिस्सा रेडिएशन का कैसा होता है, जैसा इंसिडेंट रेडिएशन का बिहेवियर होता है सेम वैसा ही होता है, और कुछ हिस्सा क्या होता है स्कैटर्ड वाला, कुछ हिस्सा क्या बन जाता है लोअर एनर्जी का बन जाता है, कुछ हिस्सा वही रहता है। तो इसको जो हिस्सा नहीं बदलता है इसको हम बोलते हैं अनमॉडिफाइड रेडिएशन और क्लासिकल रेडिएशन। ठीक, ये कहानी क्लियर हुई आपकी। अब आपको समझ में आ रहा होगा अनमॉडिफाइड रेडिएशन क्या होते हैं। इफ़ फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो देखिए यहाँ पर फाई 90 डालेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, तो हमारे पास लैम्डा डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा प्लस यहाँ पर क्या हो गया कॉस 90 0.0242 ये आ गया हमारे पास। तीसरा केस, इफ फाई इक्वल्स टू पाई 180 डिग्री, तो देखिए लैम्डा डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ पर cos 180 वैल्यू रखेंगे -1 लेता है, -1 1 +1 हो जाएगा, 1 + 1 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो लैम्डा प्लस 2 का मल्टीप्लाई तो 0.484, ये क्या होगा, ये आपकी मैक्सिमम शिफ्ट होगी, ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम शिफ्ट होगी, मैक्सिमम शिफ्ट होगी। और इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड रेडिएशन। अगर शिफ्ट की मैं बात करूं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.0484। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका कॉम्पटन का। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये थीटा और फाई, देखिए यहाँ हमें इतना तो पता है फाई कितना एंगल, इतने एंगल पे स्कैटर हो रहा है, बट थीटा और फाई के बीच में हमें अभी रिलेशन नहीं पता है कि रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हमें रिलेशन भी निकालना है, वो भी निकालना है, और हम चर्चा करेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था और जो कॉम्पटन इफेक्ट है, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंसेस क्या थे। क्योंकि अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कॉम्पटन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक क्या है। दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों की कहानी एक जैसी लगती है, बट बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, देखिए हमने अभी चर्चा की थी मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रेडिएशन। इसका मीनिंग क्या है, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रेडिएशन का मीनिंग क्लियर भी होता है कि मॉडिफाइड रेडिएशंस वो कि जो क्या हो गए हैं, जो चेंज हो गए हैं, जो स्कैटर हो गए हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। अनमॉडिफाइड रेडिएशन वो जिनकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज हुई, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए अगर मेरे पास ये एटम है, कार्बन का एटम है, इसी में क्या हो रहा है, इसी में ये रेडिएशन आया ये टकराया हुआ है इलेक्ट्रॉन में, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इस इलेक्ट्रॉन को इसने इजेक्ट करवा दिया इस रेडिएशन ने। अच्छा, तो जिसने इजेक्ट करवा दिया, जिस रेडिएशन ने इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दिया, वो तो रेडिएशन क्या हो जाएंगे, मॉडिफाइड रेडिएशन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी वो लॉस कर चुके होंगे इसको बाहर निकलवाने में। अच्छा, कुछ रेडिएशन ऐसे होंगे जिन वो क्या होंगे, वो अनमॉडिफाइड रेडिएशन होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो रेडिएशन, इस तरीके से इसको समझते हैं कि वो रेडिएशन कौन से होते हैं अनमॉडिफाइड, वो आए होंगे रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से, इस न्यूक्लियस से जो बाउंडेड हैं, ये इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से जो बाउंडेड हैं, जिन्हें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोल लेते हैं। हमने इंजप्शन क्या माना था कि ये रेडिएशन किन इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, जो फ्री होते हैं। अभी रेडिएशन आए और मान लो इस बाउंड इलेक्ट्रॉन पर आके टकरा गए, अगर इस पर टकरा गए तो इसको ये बाहर नहीं निकाल पाते हैं। अगर बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो क्या होता है, इसको ये बाहर नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि ये बाउंडेड होते हैं किससे, न्यूक्लियस से, तो इनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। अगर एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है तो ये रेडिएशंस क्या रहते हैं, अनमॉडिफाइड रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रेडिएशन का। फिर भी अगर जैसे कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। वैसे मेरे हिसाब से मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड पे इतना डिबेट हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को, तो मैंने बता दिया मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रेडिएशन क्या होते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला है, आप उसको डायरेक्टली याद रखिए। ये फॉर्मूला है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होता है, ये थीटा और ये फाई, इस थीटा और फाई के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये इसका डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू, और डेरिवेशन इसका कुछ खास है भी नहीं, cot फाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। तो आप ये याद रखिए वाला फॉर्मूला, कभी भी आपसे पूछ ले कि डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप याद रखिए। अब देखिए हम गहन चर्चा करेंगे, वो किस पर चर्चा करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में डिफरेंसेस क्या हैं, और वो बहुत कुछ आपको क्लियर करने वाला है। कॉम्पटन जितना आपने अभी सीखा नहीं है वो और सीखने को मिलेगा उसके अंदर। वो डिफरेंसेस क्या बताएंगे आपको, फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन दोनों के बीच में आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों इफेक्ट्स के बीच में, और यहाँ से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहला क्या है, अगर मैं बात करूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि इंसिडेंट फोटोन हैव लो एनर्जी। जो भी इंसिडेंट रेडिएशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो रेडिएशंस आ रहे थे ऊपर से, जैसे मेरे पास ये मेटल प्लेट थी, जो रेडिएशंस आ रहे थे, ये जो प्लेट पर गिर रहे थे, ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी, जो इंसिडेंट फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी थी, ये क्या थी, लो एनर्जी की थी, या फिर हम बोलें कम थी। इसमें मैं बात करूँ तो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी सो हाई, जो हमारे इसमें यहाँ पर जो इंसिडेंट बीम, जो इंसिडेंट बीम थी किसकी, एक्सरे की, इसमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब एक्सरे और गामा रे हम लोगों ने इसीलिए लिया है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। अगला पॉइंट क्या है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव लो काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आएगा, निकल के बाहर आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर क्या कहानी है कि यहाँ पर जब ये इंसिडेंट बीम जब यहाँ पर टकराएगी जाके, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो मैंने आपको बता दिया है कि उसकी स्पीड क्या होगी, नियरली टू द स्पीड ऑफ सी। तो दूसरा पॉइंट वही है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, बहुत तेज़ी से निकलेगा, वो सारी रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसी का नया वर्जन, मतलब इसका जो रिलेटिविस्टिक वर्जन है वही क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट है। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिलेटिविस्टिक वर्जन है वो कौन सा है, वो कॉम्पटन इफेक्ट है। आप आसानी से याद रख सकते हैं, किसी को बोल देंगे तो बिल्कुल गलत नहीं है। जो कॉम्पटन इफेक्ट है आपका, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या है, रिलेटिविस्टिक वर्जन है। अगला पॉइंट क्या है, इन दिस एक्सपेरिमेंट द एंटायर एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज एक्वायर्ड बाई अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड हेंस फोटोन डिसअपियर्स। क्या बोल रहा है ये पॉइंट, ये कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो भी इंसिडेंट फोटोन्स हैं, हर एक फोटोन जो एनर्जी लेकर जा रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन पूरी चूस लेता है उसकी, मतलब वो सारी एनर्जी ले लेता है, उसका सारा मोमेंटम लेता है, कहता है मुझे दे दो अब मैं लेके जा रहा हूँ। बट इस वाले केस में ऐसा नहीं होता है। इस वाले केस में जो फोटोन गया उसने इसको एनर्जी तो दी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, मोमेंटम दी, बट सारी नहीं दे दी। समझ में आ रहा है क्यों,
क्योंकि कुछ ये लेकर स्कैटर भी हो गया है। जो बची हुई एनर्जी थी इंसिडेंट रेडिएशन के पास, वो लेकर वो क्या हो गया, स्कैटर हो गया। कुछ किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को दे दी, कुछ आप ले लो, कुछ मैं हम स्कैटर हो जाएंगे। बट इसमें ऐसा केस नहीं। इसमें क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोटोन गिरा वो पूरी चूस लेगा उस एनर्जी को, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाने देगा। अगला पॉइंट क्या है, देखिए वही पॉइंट इसमें भी है कि द एंटायर एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन ट्रांसफर्स ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। कुछ ही हिस्सा किसको देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है अपनी एनर्जी का। इन इट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी बाउंड टू द सिस्टम। इस एक्सपेरिमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन था इस सिस्टम का, वो बाउंड था किससे, सिस्टम से बाउंड था। बट इसमें हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रॉन को फ्री लिया था। इन दिस इलेक्ट्रॉन नॉट बाउंड टू द सिस्टम हैंस कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जी ऑफ द फोटोन। अब यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड नहीं है, वो फ्री है, और वो सारी एनर्जी को इसकी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अच्छा देखिए मान लेते हैं कि अगर ये मतलब फ्री होता, सॉरी बाउंड होता, मान लेते हैं बाउंड होता, तो क्या कहानी होती। अगर ये बाउंड होता तो क्या कहानी होती, देखते हैं। हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन बाउंड है अगर बाउंड है तो ये इंसिडेंट रेडिएशन जो आया है वो सारा रेडिएशन, सारा फोटोन अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, सारा मोमेंटम भी ट्रांसफ़र कर देगा। इसके पास इंसिडेंट फोटोन के पास h न्यू एनर्जी थी, ठीक। ये h न्यू एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन को पूरी की पूरी इसकी काइनेटिक एनर्जी बदलने में दे देगा। तो h न्यू इलेक्ट्रॉन को मिल गई। इलेक्ट्रॉन के पास रेस्ट एनर्जी तो क्या थी, 0 थी, लेकिन अब कितनी हो गई, ½ mv²। ये इक्वेशन फर्स्ट। इसने अपना पूरा का पूरा मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया होगा। तो मैं बोल सकता हूँ h न्यू बाई c इक्वल्स टू, इसका मोमेंटम किसको दे दिया होगा, इसको दे दिया होगा, तो mv। ये इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 और सेकंड को, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गए, ये c ऊपर चला गया। तो देखिए c ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 1c इक्वल्स टू m से m कैंसिल आउट, एक v से v कैंसिल आउट, तो 1/2v। तो v यहाँ पर क्या हो गया, 2c। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन c से भी ज़्यादा है, ग्रेटर देन c है, और ये इम्पॉसिबल है। स्पीड ऑफ लाइट से दुनिया में कोई चीज़ तेज़ नहीं चल सकती है। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या लेना है, फ्री इलेक्ट्रॉन लेना है, बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं लेना। बाउंड इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर देखिए आपकी रिलेटिविस्टिक कंडीशन ही क्या हो रही हैं, गलत हो रही हैं। तो इसलिए हमें इस वाले केस में क्या लेना पड़ता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है, इस वाले केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। तो ये कहानी आपकी पूरी हो गई कॉम्पटन इफेक्ट पर। और मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कॉम्पटन इफेक्ट आखिर है क्या, कहानी क्या। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। अब जो हमारा लेक्चर आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर आएगा, वो पूरा का पूरा डुअल नेचर ऑफ आपका रेडिएशन, कि किस तरीके से पहले लाइट की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई, क्या क्या उसके मेन पॉइंट्स थे, क्या न्यूटन साहब ने पॉइंट्स उसके दिए थे, फिर किस तरीके से वो सारे पॉइंट्स काफ़ी दिनों तक लोग मानते रहे, 100-150 सालों तक। फिर धीरे धीरे उन सारे जो भी न्यूटन द्वारा सारे जो हमें दिए गए थे कॉर्पस्कुलर थ्योरी के सारे फंडामेंटल्स, उनको गलत प्रूफ हो गए। वो मतलब वो कुछ चीज़ों को नहीं डिफाइन कर पाई। फिर कौन सी थ्योरी आई, आपकी वेव थ्योरी आई। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर दोबारा से डिबेट छिड़ गया। वेव थ्योरी फिर से क्या नहीं बता पा रही थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और किसको, ये कॉम्पटन वगैरह कुछ नहीं बता पा रही थी। तो फिर दोबारा से वेव थ्योरी को हमने दोबारा से रीजनरेट किया पार्टिकल थ्योरी में, फोटोन थ्योरी, क्वांटा बना लिया लाइट का, एनर्जी का। क्वांटा के फॉर्म में लाइट चल रही है, या फिर एनर्जी चल रही है, या फिर वेव चल रहे हैं, रेडिएशंस चल रहे हैं। तो फिर ये थ्योरी आई। तो आखिर लाइट है क्या, व्हाट इज़ लाइट, या फिर व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्या हैं ये, किस तरीके से हम इन्हें डील करेंगे, मतलब कौन सी थ्योरी लेंगे, कि हम पार्टिकल लें कि हम वेव थ्योरी लें, कहाँ क्या थ्योरी लेंगे। तो ये सब हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।